नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम देखेंगे 15 मई के करंट अफेयर्स और इस पे डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट पर्सन और इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज में देखेंगे कि 15 से 21 मई क्या मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, तो क्या है ये? तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के महत्व को आयोजित करने का एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, सप्ताह का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों द्वारा किया जाता है और इसे सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों या व्यक्तियों सहित कई तरह के भागीदारों द्वारा निभाया जाता है या समर्थित किया जाता है। ठीक है, और अभी जो चल रहा है वो क्या है? 7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा। इस समय जो चल रहा है 15 मई से 21 मई तक, वो है 7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। ठीक है, और इसका विषय है स्थायी परिवहन। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिन घोषित किया गया था। ठीक है, कब घोषित किया गया था? 1993 में। दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। यह परिवारों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। क्या है इस वर्ष की? कहना चाहिए आपको 2023 के जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है वो है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को मनाया जाता है। घोषणा इसकी डिक्लेयर कब हुआ था? तो 1993 में डिक्लेयर हो गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, और इस वर्ष यानी कि 2023 की जो थीम है वो है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। चलिए अब अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में है इम्पॉर्टेंट पर्सन और ये है गीता राव गुप्ता। इन्हें महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारतीय अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को अमेरिकी विदेश विभाग ने महिला संबंधी मुद्दों के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट ने 51 वोटों से मंजूरी दे दी है। सुश्री गीता राव गुप्ता अमेरिकी विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए महिला और बालिका अधिकारों को बढ़ावा देंगी। सुश्री गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि दुनिया भर में महिलाओं को कई तरह की असमानताओं और अमर्यादित व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में उनका समुचित योगदान नहीं हो पाता। अब अगली एक पर्सन है, वो है कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद। इन्हें 2 साल के लिए CBI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो इनकी पूरी चर्चा करते हैं। तो ये हैं प्रवीण सूद। इन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल से कार्यभार संभालेंगे। कब संभालेंगे? मई 2023 में, 25 मई 2023 में। ठीक है, तो ये किन्हें रिप्लेस कर रहे हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, तो प्रवीण सूद सुबोध कुमार जायसवाल से कार्यभार संभालेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को पूरा हो रहा है। सुबोध कुमार जायसवाल 25 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद जी को चयन समिति ने CBI निदेशक के पद के लिए 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया था। 3 शॉर्टलिस्ट किए गए नाम कैबिनेट की नियुक्ति समिति को भेजे गए थे और अन्य 2 नाम मध्य प्रदेश के DGP सुधीर कुमार सक्सेना और ताज हसन जो DG रह चुके हैं उनके थे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रवीण सूद जी की पूरी बताई जा रही है, इनमें क्या क्या उन्होंने किया है। तो उन्होंने 1986 बैच के ये IPS ऑफिसर हैं, 1986 बैच के IPS अधिकारी है ये, और उन्हें जनवरी 2020 में अशित मोहन प्रसाद को पछाड़ते हुए कर्नाटक DGP नियुक्त किया गया था।
ठीक है। प्रवीण सूद हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने नम्मा 100 लॉन्च किया है और यह संकट में नागरिकों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। नम्मा 100, यदि आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए कि नम्मा 100 क्या है, तो आपको आपके माइंडसेट पे ये आनी चाहिए कि हाँ, ये प्रवीण सूद द्वारा ये जारी किया गया था, नम्मा 100, ठीक है। और यह संकट में नागरिकों के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। और प्रवीण कुमार सूद कहाँ के रहने वाले हैं, तो बेसिक रूप से ये हिमाचल प्रदेश से रहने वाले हैं और इन्होंने 1986 बैच के ये IPS ऑफिसर है। उन्होंने महिला पुलिस द्वारा प्रतिबंधित सुरक्षा ऐप और पिंक हौसला लॉन्च करने में भी भूमिका निभाई है। क्या क्या इनके द्वारा किया गया, तो सुरक्षा ऐप और पिंक हौसला लॉन्च करने में भी इनकी भूमिका रही है। उन्हें 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत भी किया गया था, ठीक है। प्रवीण सूद जी को 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं CBI की, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट से और कई बार ये पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, तो आप CBI को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो इसे हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसे संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है, ठीक है। तो स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई है। और किन के द्वारा हुई है, तो गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से हुई है। और जिस समिति ने इसकी सिफारिश की थी उसका नाम क्या है, तो संथानम, ठीक है। संथानम समिति की सिफारिश पर CBI इसका गठन किया गया था। और यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ में है स्पोर्ट्स से है ये, और इसमें एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट और उसके स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो भारतीय जोड़ी दिव्या TS और सरबजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। साइड पे जो आप पिक देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, वहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड पे आपको दिव्या TS दिख रही होंगी और राइट हैंड पे सरबजोत सिंह। इन्होंने ISSF शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। 11 मई को भारतीय जोड़ी ने अजरबैजान के बाकू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल मैच में सर्बियाई दिग्गज दामिर मिस्क और जोराना अरुनोविक दार्मिक मिस्क और जोराना अरुनोविक पर 16-14 से जीत दर्ज की है। मार्च 2023 में भोपाल में व्यक्तिगत एयर पिस्टल जीतने वाले सरबजोत के लिए यह ISSF विश्व कप का दूसरा स्वर्ण था। चलिए आगे देखते हैं। दिव्या ने इंटरनेशनल लेवल पर पहला सीनियर मेडल जीता है। तुर्की की इस्माइल कैलेस और सिमल यिल्माज ने कांस्य पदक जीता है। हृदय हजारिका ने फाइनल में 251.9 के स्कोर के साथ पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक भी जीता है। नैन्सी ने भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 253.3 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता है। और रिदम सांगवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। तो ये थी इनके पूरी लिस्ट, जो कि इसमें और कौन कौन से खिलाड़ियों ने कितने मीटर पे क्या पदक जीता है वो आपको बताया जा रहा है इसमें। तो इससे भी आप एक बार ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में है तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ATWG 15 मई को शुरू हुई, ठीक है। तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ETWG जिसे कहा जाता है 15 मई को यह शुरू हो गई है। कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ETWG 15 मई से 17 मई 2023 तक मुंबई में आयोजित की जाएगी।
बैठक G20 सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगी। बैठक में विशेष आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। ठीक है, यहाँ विशेष आमंत्रित देश कौन से हैं और कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ETWG के अध्यक्ष और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार तीसरी ETWG की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की अध्यक्षता भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार कर रहे हैं। ठीक है, वो इसमें अध्यक्ष हैं और इसमें बैठक G20 सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है इसमें। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? मुंबई में। ठीक है, 15 से 17 मई। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत उल्लिखित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र है। प्रौद्योगिकी अंतराल को संबोधित करते हुए ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत का वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं, ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक कम कार्बन संक्रमण और जिम्मेदार खपत, भविष्य के लिए ईंधन, स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और उचित, किफ़ायती और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन मार्ग। तो ये थे भारत की G20 अध्यक्षता के तहत उल्लिखित 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिनमें चर्चा की जा रही है। इसमें ये आगे बताया जा रहा है कि इससे पहले ETWG की पहली 2 बैठकें क्रमशः बेंगलुरु और गांधीनगर में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है ETWG की तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बारे में। और इससे पहले भी 2 मीटिंग हो चुकी है। तो उसमें से पहली जो हुई थी वो बेंगलुरु में हुई है और दूसरी जो हुई है वो गांधीनगर में हुई है और तीसरी जो हो रही है वो मुंबई में हो रही है। तो मुंबई की चर्चाएं और विचार विमर्श पहली 2 ETWG बैठकों से उन सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतियों और अत्याधुनिक रणनीतियों को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए निर्मित होंगे जो एक निष्पक्ष और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन में सहायता कर सकते हैं। लक्ष्य ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करके सतत और समान विकास प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक रोडमैप विकसित करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है सरकार यानी कि रक्षा मंत्रालय ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 928 सैन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए और ये बहुत ही बड़ी बात है कि 928 सैन्य वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो 14 मई 2023 को रक्षा मंत्रालय ने पहली 3 सूचियों की निरंतरता में चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की घोषणा की। चौथी सूची में 928 वस्तुओं का आयात प्रतिस्थापन मूल्य 715 करोड़ रुपए है। इन्हें भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा। पहली 3 सूचियों की घोषणा दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में की गई थी। 1238 वस्तुओं में से अब तक 310 का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। इनमें लड़ाकू विमानों, ट्रेनर विमानों, युद्धपोतों और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं शामिल है। अगली खबर है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है। सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट बन गया है हैदराबाद और इसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि GMR द्वारा संचालित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की एक रिपोर्ट के मुताबिक GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट है। हवाई अड्डे ने 90.43% समय पर प्रदर्शन ऑन टाइम परफॉर्मेंस दर्ज किया है। यह 90% को पार करने वाला एकमात्र हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है। ठीक है, हैदराबाद हवाई अड्डे ने वैश्विक हवाई अड्डों और बड़े हवाई अड्डों दोनों श्रेणियों में चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोनों में ही ये सबसे चार्ट में अपने अव्वल रहे हैं। नवंबर 2022 में यह 88.44% के ऑन टाइम प्रदर्शन के साथ बड़े हवाई अड्डे की श्रेणी में चौथे स्थान पर था। इसका चयन वास्तविक गेट प्रस्थापन सेवा के आधार पर किया गया था। सीरियम द्वारा दुनिया भर में 5 मिलियन से अधिक उड़ानों की समीक्षा की गई है। प्रदर्शन में सुधार के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे में नवीनतम प्रौद्योगिकी नवाचारों का उपयोग किया गया है। इसने पहली बार एकीकृत और केंद्रीकृत एयरपोर्ट ऑपरेशंस
इसने पहली बार एकीकृत और केंद्रीकृत एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर और कई आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली और तकनीकी पहलों को लागू किया है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक इन, सेल्फ चेक इन, कियोस्क, ई बोर्डिंग, वीडियो एनालिटिक्स आदि जैसी निर्बाध सेवा के माध्यम से अपने एयरलाइन भागीदारों के लिए ऑन टाइम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। क्या करता है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सप्रेस सिक्योरिटी चेक इन, सेल्फ चेक इन, कियोस्क, ई बोर्डिंग, वीडियो एनालिटिक्स आदि जैसी निर्बाध सेवाओं के माध्यम से अपने एयरलाइन भागीदारों को ऑनलाइन प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में यहाँ कुछ बताया जा रहा है, कुछ जानकारी दी जा रही है, तो चलिए देखते हैं। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और इसे 2008 में जनता के लिए खोला गया था। ठीक है, अभी इसका संचालन कौन कर रहा है? GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा संचालित है ये, और इसे 2008 में ओपन किया गया था और ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे सेल्फ मेड अवसर की टीम की ओर से एक प्रयास। हमारा ये प्रयास आपको कितना अच्छा लग रहा है इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, और आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आगे की वीडियोज़ के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।